तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है किसमें तो बोर्ड पॉइंट में। किसमें तो आप लोग का स्वागत है किसमें तो बोर्ड पॉइंट में। तो आज ला चुके हैं फिर से क्या तो फिर से हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 क्या तो यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसमें पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे क्या तो 1830 की यानी 1830 की क्रांति पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ चुका था। पहले फटाफट क्या कीजिए तो चैनल को लाइक कीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ चुका था। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ चुका था तो 1830 की यानी फ्रांस में जो 1830 की क्रांति हुई थी। और उस क्रांति के बाद क्या हुआ था तो उस क्रांति के बाद वहां का शासक किसको बनाया गया तो लुई फिलिप को। क्या तो लोगों ने समझा कि लुई फिलिप क्या है तो एक अच्छे शासक है। क्या है तो जो लुई फिलिप है वो क्या है तो एक अच्छे शासक है, इसीलिए उन्हें क्या कर दिया गया तो लुई फिलिप को फ्रांस का क्या कर दिया गया तो शासक के रूप में मतलब इसको क्या किया जाएगा मतलब इसको बना दिया गया, यानी लुई फिलिप को वहां का शासक बना दिया गया। लेकिन लेकिन लुई फिलिप ही क्या था तो लुई फिलिप भी अच्छा अच्छा किस्म का व्यक्ति नहीं था, यानी वो भी कैसा था तो वो भी क्या निकला तो वो भी निरंकुशवादी शासक ही निकला। वो क्या करता था तो वो खुद राजा नहीं था, वो क्या करता था तो दूसरे को राजा बना देता था। लेकिन जो हुकूमत चलता था वो किसका चलता था तो हुकूमत जो चलता था वो लुई फिलिप का ही चलता था। किसका बाबू तो जो हुकूमत चलता था ना वो लुई फिलिप का ही चलता था। तो क्या हुआ कि सन 1808 मतलब 1848 में फिर से क्रांति हुआ, यानी लुई फिलिप ने इतना क्या किया तो इतना मतलब वहां पे कर लगाने लगा, बेरोजगारी करने लगा। तो जिसके कारण क्या हुआ तो फिर से युद्ध हुआ। क्या हुआ तो फिर से फ्रांस यानी फ्रांस में फिर से कब हुआ तो 1848 में क्या हुआ तो फिर से एक और क्रांति हुआ। क्यों हुआ क्रांति तो देखो लुई जो फिलिप था ना ये जो 1848 में क्यों क्रांति हुआ हम बताते हैं कि जो 1848 में क्रांति होने का मुख्य कारण क्या था कि लुई फिलिप क्या किया तो लुई फिलिप तो क्या करा कि नई नीति बनाया, लेकिन वो क्या करता था तो अपने नीति फॉलो कराता था। पहला बात तो ये हो गया। लेकिन वो क्या किया तो वो खुद राजा नहीं था, वो किसको राजा बना दिया गीजो को। क्या तो गीजो को क्या बना दिया यानी वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। किसको तो गीजो को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। और जो गीजो था ना वो लुई फिलिप से भी क्या था तो लुई फिलिप से भी ज्यादा निरंकुशवादी था, यानी लुई फिलिप से भी ज्यादा क्या था तो अत्याचारी किस्म का व्यक्ति था। तो देखो क्या हुआ तो सन 1848 में क्या मतलब क्रांति क्यों हुआ, उसका कारण क्या था क्रांति होने का तो समझो। क्या हम बोलेंगे कि लुई फिलिप क्या तो लुई फिलिप एक क्या था तो एक उत्तरदायी यानी उत्तरवादी शासक था। परंतु परंतु उसने उसने अपनी नीतियों में कोई क्या तो कोई सुधार नहीं की। यानी वो तो कहने के लिए क्या था तो अच्छा किस्म का व्यक्ति था, लेकिन उसमें कोई अच्छाई नहीं थी। वो अपने नीतियों में क्या करता था तो अपने नीतियों में कोई कोई संशोधन नहीं किया। क्या किया तो कोई संशोधन नहीं किया। और वो अपने आप को बुरा ना बनाने के लिए क्या किया तो गीजो को क्या कर दिया तो वहां को प्रधानमंत्री बना दिया। तो इसने इसने क्या किया तो इसने सन 1840 में कब तो इसने सन 1840 ईस्वी में क्या किया तो गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, जो क्या था तो जो एक निरंकुशवादी था। क्या बोले कि देखो 1848 में क्रांति हुआ। क्या तो 1848 में क्रांति होता, लेकिन 1840 में ही लेकिन 1840 में ही क्या किया तो वहां का एक व्यक्ति था क्या तो गीजो, उसको क्या कर दिया तो उसको ही प्रधानमंत्री बना दिया। और गीजो कैसा था तो बाबू गीजो एक निरंकुशवादी था। क्या था तो गीजो एक कैसा किस्म का व्यक्ति था तो यह एक बहुत खराब किस्म का व्यक्ति था, यानी कैसा था तो निरंकुशवादी था। क्या था तो निरंकुशवादी था। क्या किया तो इसने कौन कौन बना दिया, आपसे पूछा जा सकता है क्या कि जो गीजो था गीजो उसको प्रधानमंत्री किसने बनाया तो बोलिएगा क्या कि गीजो को प्रधानमंत्री किसने बनाया तो लुई फिलिप ने बनाया। क्या किया तो लुई फिलिप ने बनाया। अब देखिए यहाँ पे जो गीजो है क्या तो जो गीजो है गीजो किसी भी तरह का क्या तो किसी भी तरह का सामाजिक और आर्थिक सुधार नहीं चाहता था। यानी गीजो के मन में यही था कि कोई सुधार नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए तो गीजो यही बोलता था कि यहाँ पे कोई भी सुधार नहीं होना चाहिए। अब बोलो अब फिर किसका बात हो गया तो फिर वहीं पे किसका किसका बात हो गया तो लुई 16वां का ही बात हो गया। फिर उसके जैसा ही फिर होने लगा। यानी लोग क्या करते थे तो क्रांति करते थे, समझ लेते थे ये अच्छा किस्म का है तो इसको बना देते थे, लेकिन वो भी कैसा निकल गया तो ये भी निकल गया कैसा तो मतलब निरंकुशवादी ही निकल गया। ठीक है, तो क्या हुआ तो गीजो किसी भी तरह का क्या नहीं चाहता था तो किसी भी तरह का सामाजिक या आर्थिक सुधार को नहीं चाहता था। यानी गीजो कहता था कि जैसा है वैसा ही रहना है। ये क्या तो जैसा है वैसा ही रहना है, कोई भी सुधार नहीं होना चाहिए, कोई भी ना हॉस्पिटल ना क्या मतलब कुछ भी वहां पे नहीं बनना चाहिए, कुछ भी नहीं बनना चाहिए। तो ये क्या कहता था कि कोई भी आर्थिक सुधार नहीं चाहता था। कौन तो गीजो किसी भी तरह का आर्थिक सुधार नहीं चाहता था। ठीक है,
अब क्या किया तो इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में, तो मतलब गीजो बोलिए चाहे या क्या बोलिए, लुई फिलिप, क्या तो इसके शासनकाल में, किसके तो लुई फिलिप के शासनकाल में, लुई फिलिप के शासनकाल में क्या तो भूखमरी क्या हो गई, तो भूखमरी, गरीबी ज्यादा बढ़ गया। अब बोलिए क्या हुआ, तो लुई फिलिप के शासनकाल में क्या हुआ बाबू, तो लुई फिलिप के शासनकाल में भूखमरी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे क्या हुआ तो फिर से जनता में क्या हो गया तो आक्रोश उत्पन्न हो गया। क्या, जब भूखमरी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जिससे क्या हुआ था, जिससे जनता में क्या हुआ तो आक्रोश हुआ। क्या हुआ, अब आक्रोश हुआ। अब ये समझ गया कौन, तो लुई फिलिप समझ गया कि मेरा भी हाल किसके जैसा नहीं हो जाएगा, तो लुई सोरावा के जैसा नहीं हो जाएगा। तो ये भी क्या किया, तो ये भी क्या किया, वहां की गद्दी को छोड़ दिया और भाग गया कहां पे, तो भाग गया कहां पे, तो इंग्लैंड भाग गया। यानी जो निरंकुशवादी थे और जब जब क्या होता था तो क्रांति होता था तो वो क्या करते थे, तो वो भाग जाते थे। वो भाग भी कहां जाता था, तो कहां भागता था लोग, तो इंग्लैंड। यानी ज्यादा कर क्या, तो ज्यादा कर निरंकुशवादी शासक कहां भागते थे, तो कहां भागते थे, तो इंग्लैंड में भाग जाते थे। तो देखो 22 फरवरी, यानी 22 फरवरी क्या, तो 22 फरवरी 1848 में क्या, तो 22 फरवरी 1848 को सुधारवादियों, यानी उस समय एक कमेटी चलती थी क्या, तो सुधारवादियों, क्या तो सुधारवादियों ने क्या किया, तो ने थियस के नेतृत्व में पेरिस में एक क्या किया, तो पेरिस में एक विशाल, क्या तो पेरिस में एक विशाल भोज का क्या किया, आयोजन किया। यानी विशाल सेना का क्या किया, तो आयोजन किया, क्या तो पेरिस में, ठीक है, आयोजन किया। और क्या किया, तो जगह जगह पर अवरोध उत्पन्न किया। यानी जगह जगह पर क्या किया, तो जगह जगह पर अपने लोगों को उतार दिया और वहां पे क्या बोला कि लड़ाई करो। तो उसी से क्या किया, तो देखो 22 फरवरी के लोगों ने क्या किया, तो आक्रमण को शुरू किया। लेकिन 24 फरवरी को ही क्या हुआ, तो 24 फरवरी 1848 में ही क्या हुआ, तो लुई फिलिप जो था ना, लुई फिलिप वो कहां भाग गया, तो फ्रांस की गद्दी को त्याग कर कहां भाग गया, तो इंग्लैंड चला गया। यानी लुई फिलिप कब गया, 22 फरवरी को तो लोगों में आक्रोश जगा और 24 फरवरी को ही कहां भाग गया, तो लुई फिलिप इंग्लैंड भाग गया। अब देखो अब क्या हुआ, तो ये तो भाग गया, यानी लुई फिलिप का तो शासनकाल खत्म हो गया। यानी लुई फिलिप अब भागकर कहां चल गए हैं, तो अब भागकर चल गए हैं इंग्लैंड की तरफ। कहां, तो इंग्लैंड भागकर चल गए हैं। तो अब क्या क्या परिमाण हुआ, यानी ये 1848 की क्रांति हुआ तो इसके फलस्वरूप हमें क्या क्या परिमाण मिले उसको देख लेते हैं। क्या, तो 1848 ईस्वी के क्रांति के फलस्वरूप हमें कौन कौन से परिमाण मिले, कौन कौन से सुधार हुए उसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, तो पुरातन व्यवस्था क्या हुआ, तो बाबू पुरातन व्यवस्था का क्या हो गया, तो अंत हुआ। यानी यहाँ पे लिखा है कि पुरानी व्यवस्था का क्या हो गया, अंत हो गया। यानी लुई फिलिप जो अपना अपना शासनकाल किया वो क्या हो गया, तो वो सभी अंत हो गया, यानी उसका खेल खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो नेशनल असेंबली द्वारा क्या किया गया, तो नेशनल असेंबली द्वारा गणतंत्र की स्थापना हुई। क्या, तो किसके द्वारा, तो नेशनल असेंबली के द्वारा किसकी स्थापना हुई, तो गणतंत्र की स्थापना हुई। क्या, गणतंत्र की स्थापना हुई। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस में नेशनल असेंबली के द्वारा गणतंत्र की स्थापना किस क्रांति के बाद हुआ, किस क्रांति के बाद हुआ, तो बोलिएगा सन 1848 की क्रांति के बाद हुआ। ठीक है, क्या हुआ, तो नेशनल असेंबली द्वारा गणतंत्र की स्थापना हुई और 21 वर्ष, अब मतलब यहाँ पे ये भी कहा गया कि अब 21 वर्ष से ज्यादा पुरुष क्या करेंगे, तो मतदान यानी वोट देंगे। क्या, तो 21 वर्ष से ज्यादा पुरुष क्या करेंगे, तो वोट देंगे। तो इसलिए यहाँ पे संशोधन किया गया क्या, कि 21 वर्ष के ऊपर के सभी पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया। क्या किया गया, तो 21 वर्ष के सभी पुरुषों को क्या करने के लिए, तो वोट देने का अधिकार हो गया। क्या होने का, तो वोट देने का अधिकार हो गया। और लुई नेपोलियन थ्री को क्या किया गया, तो फ्रांस का सम्राट बनाया गया। यानी अब शासक किसको बनाया गया, तो लुई नेपोलियन थ्री को फ्रांस का सम्राट बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो क्रांति वाला सेशन है ये क्या हो जाता है, तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्या, तो यहाँ पे क्रांति वाला सेशन खत्म हो जाता है। अब देखिए एक क्या है, तो एक मेजनी है, गेरीवाल्डी है और क्या है, तो बिस्मार्क है। तो इन सभी के बारे में जान लेते हैं कि आपसे एग्जाम में क्या पूछ देगा 5 नंबर में, कि मेजनी का जीवन परिचय लिखे। क्या लिखे, तो मेजनी के जीवन परिचय लिखे या मेजनी के बारे में लिखे, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको मिटा कर लिख लेते हैं क्या, कि मेजनी के बारे में क्या क्या बातें हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं कि मेजनी के बारे में क्या क्या है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और तब उसको देखते हैं। लेते हैं कि मेजनी कौन थे और मेजनी ने क्या क्या योगदान किया है और क्या क्या योगदान नहीं किया है। तो देखिए मेजनी क्या थे, तो मेजनी एक सेनापति थे। बाबू ये मत समझिएगा कि मेजनी एक शासक थे, मेजनी शासक नहीं थे, वह क्या थे, तो वह एक सेनापति थे। क्या, तो मेजनी एक क्या था, तो मेजनी एक सेनापति था। तो देखिए
हमने यहाँ पे लिखा है क्या कि मेजनी का जन्म कब हुआ था। तो बाबू अब सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है क्या कि मेजनी का जन्म क्या हुआ बताइए। तो लिखिएगा मेजनी का जन्म, क्या लिखना है कि मेजनी का जन्म क्या लिखना है बाबू। तो बाबू लिखना है मेजनी का जन्म कब हुआ था। तो 1805 में, 1805 को कहाँ हुआ था। तो जेनेवा में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है उसका जन्म स्थान कि मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बोलिएगा मेजनी का जन्म जो हुआ था ना, मेजनी का जन्म वो हुआ था जेनेवा में। कहाँ हुआ था। तो मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। ठीक है, अब देखिए मेजनी, मेजनी क्या थे। तो साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों को क्या करते थे, समर्थन और योग्य सेनापति था। यानी ये क्या था। तो मतलब साहित्य यानी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का क्या था, समर्थक, समर्थक था। और ये क्या था, तो योग्य सेनापति था। यानी ये सबसे योग्य क्या थे। तो यह सबसे योग्य सेनापति है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट उस समय सेनापति थे, उसके बाद शासक बने। तो ये सबसे अच्छे सेनापति ये थे। कौन, उसके बाद यानी नेपोलियन बोनापार्ट के बाद ये कौन थे। तो मेजनी ही थे जो सबसे अच्छे सेनापति थे। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया। तो इसने इसने आदर्श गुण क्या, तो इसने आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। इसमें क्या थे, तो आदर्श गुण जो होता है ना वो अधिक था। यानी ये सबसे अच्छे क्या थे, तो सबसे अच्छे सेनापति के रूप में थे। इसीलिए इसमें क्या थे, तो आदर्श क्या था, तो सबसे अधिक था। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण था। तो जो व्यवहारिक गुण था वो कम था। यानी आदर्श गुण अधिक था और व्यवहारिक गुण होता है ना वो क्या था, तो वो सबसे कम था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखे हमने कि मेजनी को इटली के एकीकरण का क्या, तो मसीहा कहा जाता है। यानी ये सेनापति थे, लेकिन सेनापति होकर भी क्या किए, तो इटली के एकीकरण में इनकी क्या थी, तो इनकी महत्वपूर्ण योगदान था। किसका, तो मेजनी का। मेजनी को इटली के एकीकरण का महिषा भी कहा जाता है। क्या, तो मेजनी को इटली के एकीकरण का महिषा यानी मतलब बहुत अच्छा, किस मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति कहा जाता है। किसके लिए, तो इटली के एकीकरण के लिए। ठीक है, इन्होंने इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने 1830 में यंग इटली की स्थापना की। आप सब देखिए यहाँ पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि यंग इटली की यानी यंग इटली की स्थापना किसने की। तो बोलिएगा मेजनी ने की। और यंग इटली की स्थापना कब की, तो बोलिएगा 1830 ईस्वी में की। अब देखिए इन्होंने और क्या किया, तो इन्होंने 1834 में किसका स्थापना किया, तो यंग यूरोप की भी स्थापना की। यानी 1830 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। कब कब, तो 1830 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। किसने, तो मेजनी। तो मेजनी के बारे में बस इतना। अगर आपको मेजनी के बारे में कुछ भी पूछे तो बस इतना लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पॉइंट है इतना। अब देखिए अब एक आता है बिस्मार्क। ये बिस्मार्क कौन है बाबू। अब आपसे पूछा जा सकता है क्या कि ये जो बिस्मार्क थे, तो बिस्मार्क कौन थे। तो देखिए यह एक क्या था, तो चतुर राजनेता थे। क्या थे, तो यह एक चतुर यानी बहुत होशियार क्या थे, तो राजनेता थे। क्या थे, तो बहुत होशियार शासक था। कौन, तो बिस्मार्क। ठीक है, इन्होंने इन्होंने क्या अपनाया था, तो इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। क्या अपनाई थी, तो लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो लौह एवं रक्त की नीति बिस्मार्क ने अपनाया था। कौन अपनाया था, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि लौह एवं रक्त की नीति, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था, तो बोलिएगा बिस्मार्क। ठीक है, क्या बोलिएगा बाबू, तो बिस्मार्क बोलिएगा। ठीक है, अब देखिए 1871 में जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिए। कौन, तो 1871 में जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान किसका था, तो बिस्मार्क का था। यह एक प्रथम शासक थे। क्या थे, तो यह एक प्रथम शासक थे जिसने कूटनीति के द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क को हराकर जर्मनी को यूरोप के महाशक्ति बनाया। यानी यह एक बिस्मार्क ही थे जिसने क्या किया, तो ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क को हराकर जर्मनी को यूरोप का महाशक्ति बनाया। ठीक है, तो कमेंट कीजिए क्या इतना अच्छा लगा। तो चलिए और बात कर लेते हैं क्या कि इसके बाद बात कर लेते हैं कि गैरीबाल्डी कौन थे। ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद मतलब एक दो पॉइंट है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये बात कर लेते हैं कि गैरीबाल्डी कौन है। ठीक है, देखिए अब क्या बचता है, तो गैरीबाल्डी यानी गैरीबाल्डी के बारे में समझ लेंगे तो यहाँ पे ये चैप्टर यानी यूरोप में राष्ट्रवाद क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। आप लोग का बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, तो ये गैरीबाल्डी ही क्या है, तो आज का लास्ट टॉपिक है। तो देखिए गैरीबाल्डी क्या है, तो यह इटली के एक प्रसिद्ध क्या थे, तो बाबू ये जो गैरीबाल्डी है ना, जो गैरीबाल्डी ये क्या थे, तो इटली के एक प्रसिद्ध क्या, तो इटली के यह क्या थे, तो इटली के बाबू इटली के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता और नाविक थे, नाविक भी थे। यानी जो गैरीबाल्डी थे यह क्या थे, तो एक प्रसिद्ध क्या, तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी। जैसे भारत में क्या थे, तो भारत में
कौन थे? तो भगत सिंह थे, जो क्या थे? तो क्रांतिकारी थे। वैसे ही वहां पे इटली में कौन था? तो गैरीबाल्डी थे। वो क्या थे? तो क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी, ये दोनों थे। क्या? तो क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता। और क्या थे? तो नाविक भी थे। यानी नाविक कौन था? यानी इसमें गैरीबाल्डी एक नाविक भी थे। इन्होंने, यानी इसने क्या किया? तो इसने 19वीं शताब्दी में, इन्होंने 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण में क्या किया? तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी इसने 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण में क्या किया है? तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। कौन? तो गैरीबाल्डी। क्या किया है? तो 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। कौन? तो गैरीबाल्डी। ठीक है। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने लाल कुर्ती, किसकी? तो लाल कुर्ती नामक स्वयं सेना का नेतृत्व कर दक्षिणी इटली को क्या कराया? तो दक्षिणी इटली को आजाद कराया। किसने? तो गैरीबाल्डी ने। यानी गैरीबाल्डी ही थे जो क्या किए? आपसे पूछा जा सकता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो बोलिएगा गैरीबाल्डी। ऑप्शन में क्या रहेगा? तो गैरीबाल्डी रहेगा, तो उसको टिक कर दीजिएगा क्या, कि लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। और मतलब लाल कुर्ती नामक स्वयं सेना का नेतृत्व कर दक्षिणी, कौन? तो दक्षिणी इटली को क्या कराया? तो आजाद कराया। और यहाँ पे ये यूरोप में राष्ट्रवाद क्या हो जाता है? तो द इंड। यानी यहाँ पे इस चैप्टर क्या हो जाता है? तो द इंड हो जाता है। इस चैप्टर का ये लास्ट ही क्लास था। तो कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों को मेरा हिस्ट्री पढ़ाने का अंदाज अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही मिलते हैं और अगले क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ एकदम बेहतरीन अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।